मैं योगेश एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद योगेश पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे जबरदस्त होंगे। देखिए, यूपी बोर्ड 2024 के लिए एक शानदार बैच में आपके लिए लेकर आया हूँ। उसमें पूरी जी और जान के साथ हम आपके साथ करवाने वाले हैं और पूरे बैच में हम यूनिट नंबर उड़ान बैच 2024 आपके लिए प्यारे भाई लेकर आए। यूपी बोर्ड 2024 12th क्लास यानी फिजिक्स के लिए ये बैच लेकर मैं आया हूँ और इस बैच में हम पूरा का पूरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक बेटा जा रहे होंगे और एक एक चीज को क्लियर कर रहे होंगे। इतना आप विश्वास दोस्तों कर सकते हो। देखिए, हमारे पास मुश्किल से 5 मंथ हमारे पास है। यदि मैं फरवरी के एग्जाम को मानूं तो इस 5 मंथ में इस सिलेबस को कैसे कवर करना है कैसे नहीं, ये आप सब चीज आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना भी हो सके या दोस्त अपने दोस्तों में रिश्तेदारी में इस चैनल को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो आज हम यूनिट नंबर 2 यानी यूनिट 2 फिजिक्स के लिए हम कर रहे होंगे, यानी उड़ान बैच 2024 यूपी बोर्ड 2024 12th क्लास फिजिक्स। यानी 5 मंथ का हमारे पास टारगेट है और इस टारगेट को हम पूरा करना होगा। इसका क्या नाम है? धारा विद्युत इसका नाम है, ठीक है। यानी वैद्युत धारा क्या होती है ये हमें समझना है। यदि मैं बात करूं वैद्युत धारा या फिर बोल सकते हैं आप वैद्युत धारा, ठीक है। तो वैद्युत धारा क्या होती है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। वैसे जो वैद्युत धारा होती है किसी आवेश प्रवाह की दर, यदि मैं बात करूं आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। वैद्युत धारा कहलाती है आपका वे चीज, ठीक है। यानी यदि किसी धारा पर यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में, यदि मैं ऐसा मान लेता हूं कि कोई वैद्युत क्षेत्र मेरे पास है, आप कहोगे जी सर, उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा है, तो इस आवेश पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, ठीक है, और उस आवेश पर लगने वाला बल, स्थित आवेश पर लगने वाला बल दो चीज पर निर्भर करता है। वो निर्भर जो बल करता है वो करता है आवेश की प्रकृति पर, ठीक है। यदि आवेश की प्रकृति धनात्मक है, ठीक है, तो जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी यानी ई, उसकी दिशा में ही बल लगेगा, यानी बल भी उसी के अनुदिश लगने वाला है, ठीक है। यदि आवेश होता है मेरे प्यारे भाई माइनस आवेश स्थित है, तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ठीक उसके लगने वाले बल की दिशा ठीक उसके विपरीत होगी। क्या आप ये बात समझ पाए? हमने क्या कहा कि वैद्युत धारा क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। आप कहोगे जी सर, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश स्थित होता है जो उस पर बल लगता है, बल दो चीज पर निर्भर करता है, आवेश की प्रकृति पर। यदि आवेश धनात्मक होता है तो जिस दिशा के जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होती है उसी के ठीक अनुदिश दिशा उस पर लगने वाले बल की होती है, ठीक है। यदि आवेश हमारे पास आ जाता है माइनस, तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ठीक उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा। आप कहोगे जी सर। चलिए मेरे प्यारे भाई, यदि हमें क्या कहा कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, यानी आवेश प्रवाह की दर का क्या मतलब है? यदि मैं मानता हूं कि I बराबर वैद्युत धारा बराबर क्या होता है, यानी वैद्युत धारा बराबर क्या फॉर्मूला जाता है हमारे पास। यदि मैं कहूं कि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, यानी वैद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला आ जाता है वह आता है आवेश बटे टाइम,
आप कहोगे जी सर। ठीक है, यानी वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आप कहोगे सर आई से प्रदर्शित किया जाते हैं। तो आई बराबर आवेश, आवेश को क्यों को और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं कहूँ कि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश क्यों स्थित है और कितने समय में? टी समय में। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र से टी समय में क्यों आवेश प्रभावित होता है, तो यह अनुपात वैद्युत धारा कहलाता है। आप कहोगे जी। तो वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है, वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, सदिश है या अदिश है? आप कहोगे सर वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश राशि, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैं बिल्कुल व्याख्या के रूप में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए, यदि वैद्युत आवेश की गति की अवस्था को ही वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यदि मात्रक इसका एम्पियर, यदि क्यों की वैल्यू, मैं मानता हूं कि जो क्यों आवेश है, यदि किसी चालक से, मैं कहता हूं कि किसी चालक से जो आवेश है 1 कूलम है, आप कहोगे जी सर, और टाइम जो है वो कितना है? 1 सेकंड। ठीक है, तब 1 सेकंड में किसी चालक पर 1 कूलम से कितनी धारा प्रभावित होगी? आप कहोगे सर आई बराबर क्यों की वैल्यू 1 और कोण 1, यानी 1 एम्पियर। इस बात से आप क्या समझते हो? यदि कि 1 सेकंड में क्यों कूलम आवेश प्रभावित होता है, तो जो धारा होती है वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है, चलिए, आपने कहा सर ये भी हमारे अच्छी समझ में आ गया। यानी आई बराबर हम 1 एम्पियर रख सकते हैं। 1 एम्पियर का जो मात्रक होता है, 1 एम्पियर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? 1 एम्पियर का मात्रक होता है मेरे प्यारे भाई, जैसे कि हमने कहा कि भाई 1 एम्पियर का जो मात्रक होता है वो कितना होता है? 1 कूलम और बटे 1 सेकंड। ठीक है, तो यानी इसका जो मात्रक मैं मान सकता हूं वो कितना मान सकता हूं? कूलम प्रति सेकंड। यानी एक मात्रक धारा का एम्पियर होता है और एक मात्रक कूलम प्रति सेकंड होता है। आप कहोगे जी सर। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या है? वैद्युत धारा, वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का ही प्रवाह है। बिल्कुल सही। यानी हम ये मान सकते हैं कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। आप कहोगे जी सर, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैद्युत धारा किसका प्रवाह है? इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ये आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आप कहोगे जी सर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, उसके बाद यदि मैं ये बात कहूं कि 1 कूलम आवेश के लिए, भाई 1 कूलम यदि आवेश 1 कूलम हो तो 1 कूलम से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो एक यदि मैं मानता हूं कि यदि आवेश कितना हो, आवेश 1 कूलम, ठीक है, आवेश 1 कूलम हो, तब इलेक्ट्रॉन गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? यदि आवेश 1 कूलम हो तब गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आप कहोगे सर यदि कूलम 1 कूलम है, आवेश कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 कूलम है, तो गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? यानी आपको एक फॉर्मूला याद होगा, क्यों बराबर n इंटू। आप कहोगे जी,
क्यों क्या है हमारे पास आवेश है और n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्यों क्या है हमारे पास, हम कहोगे सर आवेश, और n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, चलिए तो यहां से पूछा है कि एक कूलाम यदि आवेश हो तो चालक से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। चलिए तो यहां पर हम क्या करते हैं कि जो क्यों की वैल्यू होती है वो 1 मान लेते हैं। क्यों की वैल्यू 1 बराबर n निकालने हैं और E का मान 1.6 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, चलिए ये आपकी समझ में आया होगा कि वैद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यानी जितने ज्यादा किसी चालक से जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वह उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। और यदि मैं कहूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 है, कुछ भी नहीं गुजरते, तो वहां पर जो करंट होगा, वैद्युत धारा होगा, वो भी बहुत ही कम होगा, होने का ही नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो चलिए यहाँ पर इस आर्टिकल को यहाँ पर निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मेरे प्यारे भाई ये वैल्यू है, क्यों बराबर एन ई, क्यों बराबर एन गुना ई। क्यों की वैल्यू 1, एन की वैल्यू हमें निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई की वैल्यू क्या हो जाती है 1.6 गुना 10⁻⁻19। तो n बराबर 1 बटे, ये सारी की सारी वैल्यू 1 के अपोन में चल जाती है। आप कहोगे जी सर, ठीक है। जब पॉइंट काटते हैं, पॉइंट का नाम का 1 और जितनी भी उसके बाद की डिजिट होती है उसके नाम की 0 लगा देते हैं। तो यानी ये बच जाता है 10/16, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 5/8 गुना ये माइनस का 19 है। जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये मेरे प्यारे भाई क्या आ जाता है, प्लस का 19 हो जाएगा। चलिए 8/5, यानी 8 को जब 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है 0, 8 6 48, ये बच जाता है 2.0, 8 दूनी 16, 10 से 6 जाके 4, 8 40, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.625 गुना 10⁻19 आ जाती है। आप कहोगे जी सर, देखिए यदि मैं पॉइंट को एक अंक से इधर लेकर जाता हूं, यानी इस साइड की ओर ले जाता हूं, तो यहाँ पर 10 की पावर जितनी होती है उसके पास माइनस लग जाता है, जितने भी मैं डिजिट इधर लेके जाता हूँ। जैसे कि मैं 1 पॉइंट लेके गया तो इधर लेके गया 6.25 और 10⁻19 में -1 लग जाता है, यानी 6.25 गुना 10⁻19 से जाके 18 बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी हम ये बोल सकते हैं यदि आवेश 1 कूलाम हो तो उससे गुजरने वाले प्रति सेकंड 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए या उससे गुजरे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। चलिए भाई, उसके बाद एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग डाल लिया कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। यानी यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों है कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन ऐसा क्यों है, धारा में तो दिशा भी होती है। चलिए, वैद्युत धारा एक अदिश राशि, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अदिश क्या है। देखिए, अदिश होने का जो एक नियम होता है कि अदिश क्यों होती है, यानी यदि मैं एक चालक है मेरे पास, उस चालक में 4 एम्पीयर की धारा चल रही है। यदि मैं इस चालक को एक गांठ मार देता हूं उस चालक में,
तो तब कितनी धारा से गुजरेगी, तो आप कहोगे सर 4 एम्पियर। यानी यदि चालक सीधा है तो तब भी धारा उसमें 4 एम्पियर गुजरती है, और यदि चालक में कोई गीट मार देता हूं या फिर गार्ड मार देता हूं तब भी उसमें से जो धारा गुजरने वाली है वो 4 एम्पियर ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धारा इसके पथ पर निर्भर नहीं कर रही है। वैद्युत धारा को प्रदर्शित करने वाले तीर वेक्टर योग के नियम से यदि मुझे यह सिद्ध करना है कि वैद्युत धारा अदिश राशि क्यों है, तो इसका जो नियम होगा वो क्या होगा, वेक्टर योग नियम, तीर वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं मानता हूं कि 1-2 तार हमारे पास है, ठीक है, ये 2 तार हमें ज्वाइन कर लेते हैं, इस पे धारा कितनी है 3 एम्पियर और यहां धारा कितनी है 4 एम्पियर। एक तार और जोड़ लेते हैं, यानी इस तार पर कितनी धारा है, ये ए, ओ, बी और सी हो जाता है, यानी एक तार एओ, एक तार बीओ। एओ जो आने वाली धारा है वो 3 एम्पियर है और बीओ पर जो आने वाली धारा है वो प्यारे भाई 4 एम्पियर है। तो तीसरा तार है, तो यहाँ पर अदिश के नियम के अनुसार यहाँ पर जो धारा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, 7 एम्पियर होनी चाहिए। आप कहोगे जी सर, लेकिन ऐसा अगर हमें सदिश या अदिश आपको पढ़ना है तो यहाँ पर ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप कहोगे सर क्या करना होगा, आपको करना क्या होगा, जो धारा है आने वाली जो सदिश होता है, अगर कोई सदिश सिद्ध करनी है तो ये इसके योग के बराबर होनी चाहिए, यानी 3 एम्पियर इसका स्क्वायर और 4 एम्पियर और इसका स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 आपका आ जाता है 25 और 25 का मतलब 5, यानी इस तार से 5 एम्पियर की धारा गुजरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 3 एम्पियर और 4 एम्पियर यानी इससे गुजरने वाली धारा दोनों का योग 7 एम्पियर आना चाहिए था, लेकिन सदिश के नियम के अनुसार इसका योग कितना है मेरे प्यारे भाई, वो आया 5 एम्पियर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं और कह भी सकते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। चलिए, तो वैद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये हमारे पास बन जाता है मेरे प्यारे भाई। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अगला नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं, डाले कि वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत। बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत। अगला हेडिंग डालिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। अभी मैंने बताया कि जिस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है वह उसकी चालकता उतनी ही अधिक होती है, यानी उस चालक से धारा उतनी ही अधिक प्रभावित होगी। ठीक है, मैं बोलता हूं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल 0 है तो वह अचालक होगा, कुचालक होगा, उससे कोई धारा प्रभावित नहीं होगी। तो चलिए, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या बोलता है, ये बोलता है कि ठोस सभी धातुएं सुचालक होती है। बिल्कुल सही है, जो जितनी भी ठोस होती है हमारे पास ठोस माध्यम होता है, वे सारी धातुएं क्या होती है मेरे प्यारे भाई, आपका विषय सुचालक होती है। जितनी भी ठोस धातुएं हमारे पास में सुचालक होती है। धातुएं सुचालक क्यों होती है, किसका ये है, समझ में आया? तो चालकता अचालक किस पर निर्भर करेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करने वाली है। विद्युत का चालक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार समझा। देखिए, धातुएं ठोस होती है, ठोस धातुएं सुचालक होती है, ये समझाने के लिए आपको ये नियम अच्छे से पढ़ना होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
सिद्धांत। कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों का सिद्धांत क्या बोलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत बोलता है कि यदि कोई धातु, क्या बोलते हैं, यदि कोई धातु होती है, उसका जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ये हमारे पास नाभिक आ जाता है। इस नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो जो ये क्या है हमारे पास, ये नाभिक, ठीक है, ये क्या हमारे पास में क्या रखे, नाभिक है। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के समीप हो, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे दूर कक्षाओं में हो, यानी दूर की कक्षाएं हो। ये आप नोट कर रहे हो। यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉन की यहां पर बात करता हूं जो नाभिक के बहुत ही पास है, और कुछ इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत ज्यादा दूरी पर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, यानी जिस इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक के बहुत ही ज्यादा पास है, तो इस आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के कारण लगने वाला बल प्रबल होगा, मजबूत होगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इससे अधिक दूरी पर है, उस आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल बहुत ही दुर्बल होगा, ताकतवर नहीं होगा। तो मुझे क्या कहा, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पास है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन पास नाभिक से कम दूरी पर है। मैं बोलता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन, भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम दूरी पर है, नाभिक से कम दूर है। तो इन पर लगने वाला बल क्या होगा, प्रबल होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रबल होगा। यदि मैं बात कहूं कि जो दो इलेक्ट्रॉन दूर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर है, क्या बोल सकते हैं, अधिक दूरी पर है, तो लगने वाला वैद्युत बल प्रबल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। ये आपको समझना। तो मुझे क्या कहा, नाभिक यानी किसी भी धातु का जो परमाणु होता है, उसमें नाभिक होता है, और नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, उस पर लगने वाला बल अधिक प्रबल होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन कभी से छोड़कर नहीं जाते। लेकिन जो अधिक दूरी पर होता है, उन पर लगने वाला बल प्रबल नहीं होता, मजबूत नहीं होता, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को अगर थोड़ा सा भी रगड़ दिया जाए, गर्म कर दिया जाए, तो वे इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को आसानी से छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, आसानी से छोड़कर चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से कम दूर है, तो इन पर लगने वाला बल प्रबल होगा, और ये मजबूती से इन पर टिके रहेंगे, में कोई तोड़ नहीं सकता। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होंगे, तो लगने वाला बल प्रबल नहीं होगा, इन्हें थोड़ा सा गर्म या रगड़कर इनको आसानी से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या फिर इनको भगाया जा सकता है। ये आपको समझना है। लेकिन इनके अलावा इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि परमाणु यानी नाभिक से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देखिए, इनके अलावा भी इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो नाभिक के कंट्रोल में नहीं होते, यानी हम ये बोल सकते हैं वे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी अनियमित रूप से कहीं भी आ या जा सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वैद्युत धारा का कारण होता है। यही कारण यानी वैद्युत धारा का अधिक से अधिक होना सिर्फ कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी
अतः किसी ठोस की चालकता मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। चलिए मेरे प्यारे, तो मुझे क्या कहा, किसी ठोस की चालकता किस पर निर्भर करती है? आप कहोगे सर आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, यानी किस पर निर्भर करते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आप कहोगे जी सर, अरे कुछ दिक्कत ना, ठीक है। चलिए भाई, बहुत आसान तरीके से मैंने आपसे बताने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं यदि बात करूं भाई, धातु में इतने सारे कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मैं बोलता हूं सर लगभग कितनी, लगभग 10 की घात 29 प्रति मीटर की घात 3। अरे वाह, प्रति मीटर की घात 3 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ठोस में। इसलिए धातुएं सबसे अधिक चालक होती है, यानी धातुओं में अधिक से अधिक करंट दौड़ सकते हैं मेरे प्यारे। एक वेरी इंपोर्टेंट बात है भाई, ठोस धातुएं, एक माध्यम तो मुझे कहा कि जो सभी ठोस धातुएं होती है वे सुचालक होती है, लेकिन इसका मतलब ये द्रव और गैस तब क्या होता है? देखिए, यदि मैं बोलता हूं कि देखिए बहुत इंपोर्टेंट तरीका बताता हूं मैं क्या सोचता हूं कि यदि ठोस में कहूं, यदि ठोस धातु में कहूं कि धातुओं में जो करंट है, जो धारा है, वो किसके द्वारा दौड़ती है, किसके द्वारा प्रभावित होती है? आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। यदि मैं कहूं कि द्रव या गैस, ये भी तो एक माध्यम है। ठोस धातु की बात करें, ये द्रव और गैस भी एक माध्यम है। यदि द्रव या गैस के माध्यम, अब देखिए ध्यान से समझेंगे प्यारे भाई, मैं बोलता हूं कि यदि धातु में चालकता होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण होती है, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है नहीं, क्योंकि समझा दिया बड़े अच्छे तरीके से, है ना। यदि द्रव ऐसा हो बिल्कुल नहीं है कि द्रव या गैस में करंट ना दौड़ता हो, बिल्कुल दौड़ता है, द्रव में भी और गैस में भी दौड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं। किसके कारण? आयनों के कारण। किसके कारण? आयनों के कारण, यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश के कारण, ठीक है। तो ठोस में जो इलेक्ट्रॉन धारा करंट दौड़ता है या करंट चलता है, वो प्रभावित होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है, और द्रव या गैस में जो करंट बनता है या दौड़ प्रभावित होता है वो आयनों के कारण होता है। मैं इसी आशा करता हूं कि आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से ये पेज क्या है भाई, बड़े जोर और जोश के साथ ही बैच चलाया है। कौन सा? यूपी बोर्ड 2024 के लिए। और मेरे प्यारे भाई उड़ान, ऐसे याद रखिए, उड़ान 2024 ये उड़ान बैच है जो हम बिल्कुल कर रहे हैं। आज हमने फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 करवाई है और बेहतरीन पूरी जान के साथ करवाई है। दोस्तों, मैं जितनी भी जान हो सकती है मैं आपको ये वीडियो करवा रहा हूं, तो आपसे मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप इस चीज को कैसे पढ़े। आपका ये क्वेश्चन है कि सर आपने जो डेरिवेशन बताई आप कैसे लिखे। देखिए, मेरे मुंह से निकली हुई एक एक बात आपको अपने नोट्स में नोट्स करनी है, यानी आपको जहां भी आप बैठे हो है तो आप एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठे और सारी बात बताई हुई आसानी से तारते रहिए। तो दोस्तों, आज बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी फीस के, आपको बिल्कुल फ्री सक्सेसफुल योगेश यूट्यूब चैनल पर आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए एक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई एक जी जान लगा के करते रहिए, ठीक है। 5 महीने हमारे पास है, 5 महीने में पूरी जान लगानी है दोस्तों। यूनिट नंबर 2 हमने करवाई है, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों अपने किसी भाई को रिश्तेदार को वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आपको मैं ऐसा आपको विश्वास दिला सकता हूं दोस्तों कि आपको 1% भी ये फील नहीं होगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर नहीं पढ़ रहे हो। बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप कहीं पर ऑफलाइन बैठे हो। उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद मुझे लगता है कि आपके कुछ डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में
उस डाउट को जरूर लिखना दोस्तों। बिल्कुल आपका डाउट को अमलता से उस पर पूरा जोर दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।